नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नंबर वन क्लासेस, जहां होती है नंबर वन पढ़ाई। और आज की क्लास है पॉलिटी की क्लास। पॉलिटी में सेंटर स्टेट रिलेशन को कोशिश करेंगे कि आज खत्म कर दे। बड़ा ही लंबा खींच गया ये चैप्टर, बहुत बड़ा चैप्टर था ये। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ कमीशंस के बारे में, कुछ रिपोर्ट्स के बारे में जो बनाई गई है सेंटर स्टेट रिलेशन को सुधारने के लिए। देखो, केंद्र और राज्य संबंधों में समस्या ये रहती है कि केंद्र के और राज्य के संबंधों में लड़ाइयां बहुत होती है। तो ये लड़ाई ना हो, ये लड़ाइयां ना हो, उसके लिए कुछ कमीशन बनाए गए। कमीशन ने कुछ रिपोर्ट दी। उन्होंने बताया कि भाई क्या क्या कारण है जिनकी वजह से मेनली लड़ाई होती है केंद्र और राज्य के बीच में। तो उन कारणों को अगर हम ठीक कर देंगे तो लड़ाई भी ठीक हो जाएगी, लड़ाई माफ हो जाएगी, तो सब आराम से रहेंगे। तो उसी पे हम आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला जो आया था भाई साहब, वो आया था एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। ARC बोलते हैं इसको शॉर्ट में, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। किस पे आया था? ये सेंट्रल स्टेट रिलेशन पे आया था। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड 6 मेंबर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ARC इन 1966। तो ARC भी दो आए हैं, एक तो ARC फर्स्ट आया, एक सेकंड ARC आया। तो ये फर्स्ट ARC की बात हो रही है। ये 1966 यानी 1966 में इसको अपॉइंट किया गया था। चेयरमैन कौन थे इसके? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई कौन थे? हमारे देखो, मोरारजी देसाई बहुत बड़े नेता रहे भारत के, है ना। तो मोरारजी देसाई इसके चेयरमैन थे। और उसके बाद में के हनुमथैया ये इसके चेयरमैन बने। इट्स टर्म ऑफ रेफरेंस इंक्लूडेड अमॉन्ग अदर्स द एग्जामिनेशन ऑफ सेंट्रल स्टेट रिलेशन। तो टर्म ऑफ रेफरेंस क्या होता है भाई साहब? टर्म ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है कि कोई भी काम जो उस कमीशन को, उस आयोग को, उस जो भी बॉडी हमने बनाई है उसको करना है, उसको क्या करना है, वो करने वाले काम जब हम उसको बताते हैं ना, तो उसको मतलब बढ़िया लैंग्वेज में बोलते हैं टर्म ऑफ रेफरेंस। कुछ नहीं है कि भाई ये क्या करेगा, तो ये करेगा भाई साहब एग्जामिनेशन ऑफ सेंट्रल स्टेट रिलेशन, यानी केंद्र और राज्य के संबंधों का ये एग्जामिनेशन करेगा कि कैसे संबंध चल रहे हैं, कोई गड़बड़ गड़बड़ तो नहीं चल रही है ना बीच में। In order to examine thoroughly the various issues in center-state relation, the ARC constituted a study team under MC सेतलवाद। तो इसी ARC ने, ये MC सेतलवाद नाम के कोई लोग, प्राणी थे, कोई व्यक्ति थे, उनके अंदर एक स्टडी टीम बनाई और उनको भेजा कि भाई जाओ तुम और तुम जाके देखो कि क्या क्या इश्यूज है जो सेंटर स्टेट के बीच में आते हैं, जिनकी वजह से लड़ाइयां होती है, तुम जाके चेक करो, है ना। तो वो गए भाई, देश में घूमे और उन्होंने चेक किया। On the basis of the report of this study team, the ARC finalized its own report and submitted to the central government। तो ये ARC बना, ठीक है, ये ARC है। इन्होंने अपनी एक स्टडी टीम बनाई। स्टडी टीम भारत में गई, घूम घूम के देखा कि क्या क्या चक्कर चल रहे हैं। वो फिर जाके इनको रिपोर्ट दी कि भाई ये वाले मुद्दे हैं जिनकी वजह से सेंटर और स्टेट के बीच में राड़ होती है, रगड़ा होता रहता है। फिर इन्होंने रिपोर्ट बनाई और रिपोर्ट में बताया कि भाई देखो ये रगड़े के मुद्दे हैं, और इन रगड़ों के मुद्दों को अगर तुम ठीक कर दोगे तो फिर सेंटर स्टेट के रिलेशन जो है वो मस्त हो जाएंगे, एकदम मस्त हो जाएंगे। तो फिर इसने रिपोर्ट दे दी अपनी, किसको दे दी? सेंट्रल गवर्नमेंट को, 1969 में। मैंने एक चीज बताई थी, कमीशन की रिपोर्ट जो होती है वो बाउंड नहीं होती सेंट्रल गवर्नमेंट उसके द्वारा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट उसको माने ना माने कोई वो नहीं है ना। तू हाँ कर या ना कर, ये मर्जी तेरी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी, सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी होती है कि वो चाहे तो माने, चाहे तो ना माने। तो 1969 में इसने तो अपनी रिपोर्ट दे दी कि भाई ये लो। इसने क्या क्या रिकमेंडेशन दिए वो हम नीचे पढ़ेंगे। मेड 22 रिकमेंडेशन, यानी 22 रिकमेंडेशन दिए इसने, कि 22 ऐसी बातें बताई कि भाई देखो इन बातों में झगड़ा होता है सेंटर का स्टेट का, तो तुम अगर इनको ठीक कर लोगे तो सारा काम जो है एकदम सेट हो जाएगा। लेकिन हम पूरी 22 नहीं पढ़ेंगे, हम उनमें से जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे। तो क्या लिखा हुआ है? फॉर इंप्रूविंग द सेंट्रल स्टेट रिलेशन द इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन आर। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है? 2 सेकंड दियो मेरे को। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन जो है उसने दी? तो इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन जो दी ना भाई साहब ARC ने, वो दी थी कौन कौन सी, हम उसके बारे में अब पढ़ने वाले हैं। चलो लेट्स डू इट, लेट्स स्टडी द इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन प्रोवाइडेड बाय सेकंड ARC। तो पहली रिकमेंडेशन मित्रों, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंटर स्टेट काउंसिल अंडर आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन्होंने बोला कि साहब देखो, हम सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं और सेंट्रल स्टेट का झगड़ा चलता रहता है, तो एक काउंसिल बना दो जिसमें सेंटर के लोग भी बैठे और स्टेट के बैठे, साथ में चाय पानी पियेंगे, समोसे खाएंगे और बातचीत करेंगे, तो उनके रिलेशन अच्छे रहेंगे। मतलब लोग मिलते रहते तो लड़ाइयां इतनी नहीं होती, दूर दूर रहते तो लड़ाई ज्यादा होती है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि एक ऐसी काउंसिल बनाओ जिसमें सेंटर के स्टेट के सारे लोग बैठ जाए, चाय पानी पिए, समोसे खाए, हरी चटनी के साथ खाए चाहे लाल चटनी के साथ खाए, जैसा भी उनका मन करे। तो फिर वो क्या होगा, वो बोलेंगे कि भाई तेरे पास कौन चटनी हरी, अरे मेरे पास तो लाल यार, तेरी वाली का टेस्ट अच्छा है, हाँ मेरे को भी थोड़ी सी दे। ऐसे बातचीत करेंगे तो मतलब समोसा साथ में खाएंगे तो पता है ना, रिलेशन ठीक हो जाएंगे। तो इसलिए उसके लिए इंटर स्टेट काउंसिल बनाई गई। अच्छा, दूसरा है अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन हैविंग लॉन्ग एक्सपीरियंस इन पब्लिक लाइफ एडमिनिस्ट्रेशन, नॉन पार्टीशन एटीट्यूड एज गवर्नर। तो देखो सबसे बड़ी समस्या गवर्नर की भी थी। हमने जब सेंट्रल स्टेट रिलेशन पढ़ रहे तो हमने पढ़ा था कि गवर्नर से कितना ज्यादा समस्या रहती है स्टेट्स को। तो इन्होंने बोला कि भाई साहब गवर्नर ऐसे आदमी को बनाओ जो एक तो ऐसा नहीं हो कि भाई इस पार्टी की ज्यादा सुनता, उसकी नहीं सुनता, ऐसा जो बढ़िया भला आदमी, भला मानुस हो, और जो एक दूसरे में बंटवारा नहीं करता हो, एक दूसरे में मतलब सबको एक जैसा समझता हो कि भाई ठीक है ये स्टेट वाले भी अपने भारत के लोग हैं, सभी अपने भारत के, भारत महान है, इस टाइप का कोई आदमी हो ना, वो आदमी को लेकर आओ। ऐसे हर कोई को मतलब क्या वो लड़ा देता है, मतलब कोई
फालतू आदमी को तुम गवर्नर बना देते हो, फिर वो लड़ा देता है स्टेट को और सेंटर को। डेलीगेशन ऑफ पावर्स टू द मैक्सिमम एक्सटेंट टू द स्टेट, तो बोले कि भाई साहब स्टेट गवर्नमेंट भी हमारे भारत में आपने गवर्नमेंट बनाई है, सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक है थोड़ी पावरफुल है, लेकिन जितना हो सके उतना पावर आप स्टेट गवर्नमेंट को भी दो, ताकि स्टेट गवर्नमेंट भी अपना काम खुद कर सके आराम से। और बोला उसने कि ट्रांसफरिंग ऑफ मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू द स्टेट टू रिड्यूस देयर डिपेंडेंसी अपॉन सेंटर, बोला कि साहब पावर भी दे दो स्टेट गवर्नमेंट को और उसके साथ में स्टेट गवर्नमेंट को आप पैसा भी बहुत सारा दे दो, ताकि स्टेट गवर्नमेंट फिर डिपेंडेंट ना रहे ना सेंट्रल गवर्नमेंट पे। और जब उनके पास पैसा भी होगा पावर भी होगा तो फिर क्यों लड़ेंगे? लड़ाई भाई पैसे की और पावर की तो होती है, और किसकी होती है? डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंटर आर्म्ड फोर्सेज इन द स्टेट आइदर ऑन रिक्वेस्ट और अदरवाइज, तो ये बोल रहा है कि साहब जो आप अपने पहले पढ़ा था कि जो ये सेंटर अपनी आर्म्ड फोर्सेस को डिप्लॉय कर देता है स्टेट में, उससे स्टेट और गवर्नमेंट वाले नाराज रहते हैं। तो इन्होंने बोला कि साहब आप डिप्लॉय करो, कोई दिक्कत नहीं है, कर दो, दिक्कत नहीं है डिप्लॉय करने में, लेकिन अगर स्टेट आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि हमारे डिप्लॉय करो तब करो, और जब ज्यादा जरूरत पड़ जाए तभी करो। ऐसे अपनी मर्जी के लिए, अपने राजनीतिक पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए आप सेंटर आर्म्ड फोर्सेस को स्टेट में डिप्लॉय मत करो, ठीक है। उसके बाद में बोला कि नो एक्शन वाज टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एआरसी, तो देखो कितनी बुरी की इन्होंने, बेचारों ने स्टडी टीम बनाई, इन्होंने ये किया वो किया, बहुत कुछ किया, इस रिपोर्ट दी अपनी एक बढ़िया सी बना के, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको सुना ही नहीं, फेंक दिया रिपोर्ट को, बोला यार कुछ नहीं करेंगे इस पे, कोई एक्शन नहीं लिया, तो मतलब फालतू गया इनका सारा का सारा मेहनत व्यर्थ गई। तो मैंने बताया ना जो कमीशन होते हैं उनका रिपोर्ट मानना जरूरी नहीं है। उसके बाद में एक और कमीशन बनाया, क्या बनाया? राजमनार कमीशन, ठीक है। क्यों इस एआरसी की रिपोर्ट पे क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई भी डिसीजन नहीं लिया? क्योंकि इसमें कहा था कि भाई स्टेट को बहुत पैसा दो, स्टेट को बहुत पावर दो। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा चाहेगी क्या यार? सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ से पावर जाने देगी क्या स्टेट की तरफ? बिल्कुल नहीं जाने देगी। तो उसने बोला इसको नहीं मानते हम, बेवकूफ रिपोर्ट है, तो छोड़ो। तो फिर राजमनार कमेटी बनाई गई। एक राजमनार कमेटी किसने बनाई? ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं बनाई, ना ना ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो दो एक कमीशन ही बनाए हैं, बाकी स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपने अपने कमीशन बना दी, अपनी अपनी कमेटी बना दी। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट खुद कमेटी बना के बोल रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए, ऐसे पावर डिस्ट्रीब्यूट करने चाहिए। अब तुम भी ये सोच सकते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब खुद के बनाए हुए कमीशन की रिपोर्ट को नहीं माना, तो स्टेट गवर्नमेंट वाले जो रिपोर्ट बना के देंगे उसको सेंट्रल गवर्नमेंट मानेगी क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट वाले खुश हो जाते हैं कि अपना हमने रिपोर्ट बना दी, हमने पब्लिश कर दी। तो राजमनार कमेटी किसने बनाई? 1969 में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बनाई, डीएमके की सरकार थी वहां पे। उसने 3 मेंबर कमेटी बनाई, चेयरमैन थे डॉक्टर पीवी राजमन्नार। इन्होंने वो ही किया कि भाई सेंट्रल स्टेट रिलेशन को एग्जामिन करो, देखो क्या चक्कर है, क्या क्या सुधार कर सकते हैं कि उस सेंट्रल स्टेट रिलेशन अच्छे हो जाए, और एंड टू सजेस्ट अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन सो एज टू सिक्योर अटमोस्ट ऑटोनॉमी टू द स्टेट। क्या बोल रहा है भाई साहब कि आप इस कमेटी को बोला कि आप ये करो, आप सेंट्रल स्टेट रिलेशन को एग्जामिन करो और उसके बाद में ये बताओ कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या सुधार कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं, जिससे कि स्टेट को खूब पावर मिल जाए। मतलब तमिलनाडु वाले चाहते थे कि सारी पावर हमको दे दो, सेंटर को कोई पावर नहीं देनी, हमको दे दो सारी, है ना, इसलिए बनाया था कमीशन। द कमेटी सबमिटेड इस रिपोर्ट ऑन टू द तमिलनाडु गवर्नमेंट इन 1971, तो 1971 में इसने रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट का कुछ होगा क्या? कुछ भी नहीं होगा, लेकिन पढ़ लेते हैं हम, तो कुछ एक चीज पढ़ते हैं। द कमेटी आइडेंटिफाइड द रीजन फॉर द प्रिवेलिंग यूनिटरी ट्रेंड्स टेंडेंसी ऑफ सेंट्रलाइजेशन इन द कंट्री। अब मेरे को क्या बताओ, तमिलनाडु गवर्नमेंट यानी कि स्टेट गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई है, ठीक है, तो वो क्या करेगी? वो सेंटर की बुराई करेगी। देख लेना इसकी रिपोर्ट में देखते सेंटर की बुराई मिलेगी। क्यों? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट चाहते हैं कि उसकी बुराई करे, उसको बताया कि भाई तू देख कितना गलत काम कर रहा है, सेंटर वाले तू इतने गलत काम कर रहा है, तो तू ये गलत काम करना छोड़ दे, हमको भी पावर दे दे थोड़ी सी। क्या क्या रिपोर्ट में क्या बोला? सेंट्रल प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच कन्फर स्पेशल पावर ऑन द सेंटर, बोले उनको हटाओ भाई, है ना, ये जो ऐसे प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्पेशल पावर देते हैं किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। वन पार्टी रूल बोथ एट सेंटर एंड द स्टेट, बोले कि साहब ये जो प्रोविजन है ना ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेंटर को स्पेशल पावर देते हैं, इनकी वजह से भी झगड़ा रहता है सेंटर स्टेट के बीच में, और स्टेट में और सेंटर में एक ही पार्टी रूल कर रही है। उस टाइम पे कांग्रेस का रूल हुआ करता था, सेंटर में भी कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, स्टेट्स में भी कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी। तो इन्होंने कहा भाई ये भी गड़बड़ काम चल रहा है। इन एडुकेसी ऑफ द स्टेट फिजिकल रिसोर्सेज एंड कंसिक्वेंट डिपेंडेंस ऑन द सेंटर फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंट, तो बोला कि साहब जो जो 2 सेकंड दो, मेरे को गर्मी हो गई, थोड़ी सी ठंडा कर दो। जो स्टेट के फिजिकल रिसोर्सेज है ना, स्टेट के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास में इतना पैसा ही नहीं है, तो वो कुछ कर नहीं पाती, इसलिए लड़ाई होती रहती है, उनको पैसा दो। द इंस्टीट्यूशन ऑफ सेंट्रल प्लानिंग एंड रोल ऑफ प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन पहले हुआ करता था, इससे बहुत परेशान थी स्टेट, आजकल तो हट गया, इसकी जगह नीति आयोग आ गया। तो ये बताया कि भाई ये कारण है, इस कमेटी ने बताया ये कारण है जिनकी वजह से रगड़ा रहता है स्टेट के बीच में और सेंटर के बीच में। द इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमेटी आर एज फॉलोज, क्या क्या रिकमेंडेशन दी कि साहब इंटर स्टेट काउंसिल बनाओ, ये सेम एआरसी ने भी ये रिकमेंडेशन दी थी। फाइनेंस कमीशन शुड बी मेड ए परमानेंट बॉडी, फाइनेंस कमीशन हम पढ़ेंगे आगे आएगा फाइनेंस कमीशन, तो 5 साल के लिए कमीशन बनाया जाता है फाइनेंस कमीशन जिसको बोलते हैं, हम शायद पहले ही पढ़ चुके हैं। उसका काम ये होता है कि कितना टैक्स बटेगा स्टेट में केक कटेगा, सब में बटेगा, वो देखता है कितना बटेगा, है ना, तो वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे जब भी फाइनेंस कमीशन आएगा, एक बार पहले हम देख चुके हैं शायद, और भी देखेंगे। उसके अलावा इसने बोला कि भाई साहब ये फाइनेंस कमीशन जो है आप एक बार बना देते हो और ये परमानेंट नहीं होता, इसको परमानेंट ही बनाओ, ऐसा नहीं 5 साल में, बस एक बार बना दो फाइनेंस कमीशन, जैसे इलेक्शन कमीशन है वो परमानेंट है, उस तरीके से फाइनेंस कमीशन परमानेंट कर दो कि भाई ये बना हुआ रहेगा और ये देखता रहेगा किसको कितना पैसा मिलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में बोला कि प्लानिंग कमीशन शुड बी डिसबैंडेड एंड इट्स प्लेस शुड बी टेकन बाय ए स्टैट्यूटरी बॉडी,
उन्होंने बोला कि साहब ये प्लानिंग कमीशन जो बनाया हुआ है, ये किसने बनाया था? प्लानिंग कमीशन नेहरू जी ने बनाया था। और ये कोई ना ही तो संवैधानिक आयोग था प्लानिंग कमीशन, ना ही ये कोई स्टेटरी कमीशन था, यानी कि विधिक आयोग भी नहीं था ये बस बना दिया यूं ही, और फिर वही सारे डिसीजन लेता था। इससे बहुत स्टेट गवर्नमेंट परेशान रहती थी प्लानिंग कमीशन से। इन्होंने बोला प्लानिंग कमीशन को बंद करो, बकवास है ये, इसकी जगह कोई कानून लेके आओ और कानून से कोई चीज बनाओ। आर्टिकल 356, 357 एंड 365 ये किससे रिलेटेड आर्टिकल है? प्रेसिडेंट रूल से, यानी स्टेट में जो राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है ना, बोले इसको भी हटा दो, इन आर्टिकल को एकदम हटा दो। क्यों हटाना चाहते हैं? क्योंकि इससे भाई स्टेट गवर्नमेंट की पूरी पूरी सरकार हट जाती है, तो वो चाहते हैं कि आर्टिकल ही हटा दो। बोल देंगे वो, लेकिन मानेगा कोई नहीं ना, उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट मानेगी थोड़ी, बिल्कुल नहीं मानेगी। द प्रोविजन दैट द स्टेट मिनिस्ट्रीज होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर शुड बी ओमिटेड। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो मिनिस्टर है स्टेट के, राज्य के जो मिनिस्टर है, वो मिनिस्टर यानी मंत्रियों को गवर्नर अपॉइंट करता है ना, और वो गवर्नर की इच्छा तक, जब तक गवर्नर की इच्छा होगी तब तक अपॉइंट रहेंगे। तो बोले कि इस प्रोविजन को हटाओ भाई साहब, आप इस प्रोविजन को हटाओ कॉन्स्टिट्यूशन से, ताकि गवर्नर की इच्छा तक हम नहीं रहे, क्योंकि गवर्नर तो भाई केंद्र सरकार का एजेंट है, वो तो जब मन में आएगा तब हमको हटाने की कोशिश करेगा, इसको हटा दो आप, ये भी उन्होंने बोला। सर्टेन सब्जेक्ट ऑफ द यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट शुड बी ट्रांसफर टू द स्टेट लिस्ट। तो बोलते साहब यूनियन लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट जो है ना, इनके कुछ सब्जेक्ट हमको दे दो, स्टेट लिस्ट में दे दो। हमने ये स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट सब कुछ पढ़ लिया, तुमको समझ में आ गया होगा। द रेजिडुअरी पावर शुड बी एलोकेटेड टू द स्टेट्स। रेजिडुअरी पावर हमने पढ़ा था कि रेजिडुअरी पावर जो है, अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है? सेंटर के पास, यूनियन के पास है। तो इन्होंने बोला यूनियन को मत दो भाई रेजिडुअरी पावर, ये रेजिडुअरी पावर हमको दे दो, स्टेट वालों को दे दो, है ना। उसके अलावा बोल रहा है कि भाई साहब ये ऑल इंडिया सर्विस को आप खत्म करो। जो आईएएस आईएफएस, मैंने इनका भी बताया था, इनसे क्या समस्या होती है स्टेट को, पिछली क्लास में सब कवर किया हमने, तो इनको भी खत्म कर दो। ये किसने बोला? ये राजमन्नार कमेटी ने बोला। लेकिन क्या इसकी कुछ माना ना? सेंट्रल गवर्नमेंट कंप्लीटली सेंट्रल गवर्नमेंट कंप्लीटली इग्नोर्ड द रिकमेंडेशन ऑफ राजमन्नार कमेटी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला अच्छा तुम्हारी रिपोर्ट, हाँ थोड़ा सा कुछ दो ना यार, मजा नहीं आएगा ऐसे, ऐसे मजा नहीं आएगा भाई, कुछ तो करना पड़ेगा। लो मैं करता हूँ कुछ, ये भाई राजमन्नार कमेटी की रिपोर्ट आ रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, रुकना रिपोर्ट लाना। ये राजमन्नार कमेटी की रिपोर्ट आई, अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट बड़ा, अच्छा ये दिया, अच्छा ओ भाई, अच्छा ऐसी रिपोर्ट बनाई, हाँ अच्छा ये देखो तुम्हारी ये रिपोर्ट तुम्हारी, यार बनाते हैं रिपोर्ट, तो ऐसे भगा दिया, कुछ नहीं माना, कंप्लीटली इग्नोर कर दिया कि ऐसे ही बेवकूफ ऐसे करते हैं, छोड़ो। उसके बाद में एक और आया आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन आया। ये आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन ना ही तो किसी सरकार ने बनाया था, ना ही स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया था, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया था। ये सिर्फ और सिर्फ एक दल, एक पार्टी, अकाली दल नाम की, है ना, पॉलिटिकल पार्टी है, जो कि कुछ अपनी सिख धर्म से रिलेटेड कोई सभा हो रही थी इनकी, उसी में इन्होंने एक प्रस्ताव और पारित कर दिया 1973 में। और उन्होंने बोला, आनंदपुर साहिब पंजाब में एक जगह है जहाँ पे गुरुद्वारा है, तो वहां पे जाके इन्होंने बोला कि क्या बोला कि सेंट्रल जुरिस्डिक्शन शुड बी रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू डिफेंस, फॉरेन अफेयर, कम्युनिकेशन एंड करेंसी एंड इट्स इंटायर रेजिडुअरी पावर शुड बी वेस्टेड इन द स्टेट। तो बोले साहब सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी हो ना, सब पावर ले लो उसके पास से, उसको सिर्फ दो चार चीजें दे दो। क्या दे दो? एक तो डिफेंस दे दो, डिफेंस यानी देश की रक्षा करेगी, तो फौज एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होनी चाहिए। उसके अलावा जो है कम्युनिकेशन यानी कि संचार होना चाहिए, संचार का मतलब कि जो टेलीकम्युनिकेशन हम करते हैं, मोबाइल फोन, ये सब, है ना। और उसके अलावा फॉरेन अफेयर, दूसरे देशों के साथ हमारे संबंध कैसे होंगे, वो एक सेंटर के हाथ में होना चाहिए। और उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ करेंसी होनी चाहिए उसके पास में, है ना। करेंसी का मतलब पैसा कितना छपेगा, कौन छापेगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, ये चार चीजें होनी चाहिए। इसके अलावा सब कुछ स्टेट को दे दो, सेंटर के पास में कुछ मत छोड़ो। ये भाई इन्होंने तो एकदम स्पेशल चीज बना दी, है ना। इट स्टेटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी मेड फेडरल इन रियल सेंस एंड शुड इंश्योर द इक्वल अथॉरिटी एंड रिप्रेजेंटेशन टू ऑल द स्टेट। तो बोले सब स्टेट को एक जैसा रिप्रेजेंटेशन दो, इस सेंट्रल गवर्नमेंट को इतनी पावर दिया, छीन लो इससे। इसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इग्नोर कर दिया, छोड़ो। फिर वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट भी निकल के आई, मतलब दो लोगों के ऑलरेडी इग्नोर हो चुके हैं, उसके बाद भी ये सरकारें पास करती रहती है। ये दिखाना चाहती है कि भाई देखो हम भी बोल रहे हैं, है ना। इनको पता है होना तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी चलो बोल लेते हैं कुछ ना कुछ तो वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम में क्या हुआ? 1977 द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट लेड बाय द कम्युनिस्ट पब्लिश्ड अ मेमोरेंडम ऑन सेंट्रल स्टेट रिलेशन एंड सेंट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। द मेमोरेंडम इंटर एलिया सजेस्टेड दैट द फॉलोइंग। क्या बोला इन्होंने? बोला अपने मेमोरेंडम में, ये कोई प्रस्ताव नहीं था, मेमोरेंडम बस ऐसे लिख के भेज दिया कि भाई ये काम करो, आप हम बोल रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट मानेगी क्या? वो फिर से वही करेगी, फाड़ के। लेकिन इन्होंने बोला ऐसा काम करो, क्या करो कि भाई यूनियन जो शब्द लिखा हुआ है ना संविधान में, उसको हटा के उसकी जगह फेडरल लिख दो। अमेरिका से इंस्पायर हो गया, अमेरिका में फेडरल लिखा हुआ ना, तो बोले हमारे में फेडरल लिखो, यूनियन मत लिखो, यूनियन में ज्यादा पावर दिखती है, यूनियन से ऐसा लगता है कि ज्यादा पावरफुल है, फेडरल से इतना पावरफुल नहीं लगेगा। अच्छा हाँ, द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सेंटर शुड बी कन्फाइंड टू डिफेंस, फॉरेन अफेयर, करेंसी, कम्युनिकेशन एंड इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन। तो वही जो अकाली दल ने रेजोल्यूशन दिया था, इन्होंने भी वो एक पॉइंट उससे कॉपी पेस्ट कर दिया कि इस सेंटर को बस ये चार पावर दो, बाकी पावर सारी स्टेट को दे दो। ऑल अदर सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग द रेजिडुअरी शुड बी वेस्टेड इन द स्टेट। बोले सारी बाकी पावर स्टेट को मिलनी चाहिए। आर्टिकल 356 एंड 357 एंड 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी शुड बी रिपील्ड। तो जो हमने ऊपर पढ़ा था, राजमन्नार कमेटी ने दिया था, उसकी भी कॉपी पेस्ट कर दिया, ये वाला कॉपी पेस्ट वाला रेजोल्यूशन है ना। और इसने बोला 360 को भी हटा दो, यानी जो फाइनेंशियल इमरजेंसी वो भी नहीं होनी चाहिए। स्टेट कंसेंट शुड बी मेड obligatory for formation of new state और reorganization of existing state। हमने पढ़ा था जब स्टेट रिओर्गेनाइजेशन हम पढ़ रहे थे,
कि टेरिटरी ऑफ इंडिया में हमने स्टेट रिओर्गेनाइजेशन पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि इसके लिए संविधान में संशोधन करने की भी जरूरत नहीं, मतलब संविधान में संशोधन जो होता है स्टेट रिओर्गेनाइजेशन के लिए वो सिंपल मेजोरिटी से हो जाता है, उसमें कोई भी स्पेशल मेजोरिटी या फिर स्टेट की अनुमति कुछ भी नहीं चाहिए। स्टेट को बिना पूछे स्टेट को चाहे दो टुकड़ों में तोड़ दो, चाहे दो स्टेट को जोड़ दो, जैसा भी करना चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। तो इन्होंने नहीं बोला भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर छीनो, हम हमारी स्टेट गवर्नमेंट से बिना पूछे वो जो मन में आएगी वो कर लेंगे, ये कोई ठीक बात नहीं है, तो उनसे ये पावर छीन लो, ऐसा इसने बोला। ऑफ द टोटल रेवेन्यू रेज्ड बाय द सेंटर फ्रॉम ऑल सोर्सेज 75% शुड बी अलोकेटेड टू द स्टेट्स। तो अब अभी कितना भाई, अभी 41% दिया जाता है स्टेट्स को। इसने बोला 41% में क्या बोला, इतने से 41% से दिल नहीं भरता, 75% दे हमकारा। ऐसा इसने इस रिपोर्ट में बोला कि 75% दो हमको, 41% में काम नहीं चलता। जितना भी टैक्स, जितनी भी रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलती है उसका 75% यानी 75% स्टेट्स को देना चाहिए उसे। राज्यसभा शुड हैव इक्वल पावर विद दैट ऑफ लोकसभा। तो एक होती है हमारी राज्यसभा, एक होती है लोकसभा। नॉर्मली जो दोनों के पास इक्वल पावर होती है, लेकिन एक होता है फाइनेंस बिल जो हम आगे पढ़ेंगे। फाइनेंस बिल के केस में राज्यसभा के पास में ज्यादा पावर होती है, लोकसभा के पास ज्यादा पावर होती है, राज्यसभा के पास ज्यादा पावर नहीं होती फाइनेंस बिल के केस में। तो वो बोल रहे हैं कि भाई साहब इन दोनों को इक्वल पावर दो। ऐसा क्यों कर रखा है कि राज्यसभा के पास ज्यादा पावर नहीं है? राज्यसभा जो है वो स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन करती है सेंट्रल लेवल पे, तो इसको भी ज्यादा पावर दो। देयर शुड बी ओनली सेंटर एंड स्टेट सर्विसेज एंड द ऑल इंडिया सर्विस शुड बी अबोलिश्ड। तो ये राजमनार ने बोला या अकाली दल ने बोला, राजमनार कमेटी ने बोला था, तमिलनाडु वालों ने बनाई थी जो, कि भाई ये ऑल इंडिया सर्विस को हटाओ। इन्होंने बोला कि ऑल इंडिया सर्विस को हटाओ, है ना। ये तो हो गई स्टेट गवर्नमेंट के, इनको तो फाड़ फाड़ के फेंक दिया। क्या लिखा हुआ है? द सेंट्रल गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सेप्ट द डिमांड्स मेड इन द मेमोरेंडम। कुछ भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया और फाड़ के फेंक दिया। उसके बाद में आता है भैया सरकारिया कमीशन। अब ये जो सरकारिया कमीशन है ना, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले तो बनाया था एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, और उसके बाद में अब बनाया सेंट्रल गवर्नमेंट ने सरकारिया कमीशन। तो इन कमीशन ने जो राय देंगे उसकी हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट मान ले, क्योंकि ये खुद का बनाया हुआ उनका है ना, ये जरूरी नहीं माने ही की, लेकिन हो सकता है कि भाई मान ले, मन में आ जाए तो। द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड ए 3-member कमीशन ऑन सेंट्रल स्टेट रिलेशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ आर एस सरकारिया। आर एस सरकारिया इसके चेयरमैन थे, इसलिए इसको सरकारिया कमीशन बोलते हैं हम। रिटायर्ड जज थे सुप्रीम कोर्ट के ये साहब। द कमीशन वाज आस्क्ड टू एग्जामिन एंड रिव्यू द वर्किंग ऑफ एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स इन स्पेयर्स एंड रिकमेंड अप्रोप्रिएट चेंजेस एंड मेजर। तो बोल रहे कि साहब अभी जो चल रहा है ना सेंट्रल स्टेट के बीच में, जैसा ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो बोले ये रिश्ते को तुम देखो और पता करो कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, और इस रिश्ते को और अच्छा बना दें। तेरा मेरा रिश्ता पुराना, तो भाई इस रिश्ते को और अच्छा बनाए, बहुत पुराना रिश्ता बनता रहे, आराम से चलता रहे। तो इसके लिए हम और क्या अच्छा अच्छा काम कर सकते हैं वो भी आप हमको बताओ, है ना। ये किसको बोला गया? सरकारिया कमीशन को। तो ये इसके टर्म ऑफ रेफरेंस थे, हमने पढ़ा था ना टर्म ऑफ रेफरेंस क्या को बोलते हैं, ठीक है। इट वाज इनिशियली गिवन 1 year टू कंप्लीट इट्स वर्क, बट इट्स टर्म वाज एक्सटेंडेड 4 times। इट सबमिटेड रिपोर्ट इन 1988। बोले साहब एक साल में करके बताओ, नहीं हुआ एक साल में, तो बोले एक साल और ले लो, फिर भी नहीं हुआ, बोले एक साल और ले लो, फिर भी नहीं हुआ, फिर एक साल और ले लो। इस तरीके से इसके थोड़े 4 एक्सटेंशन इसको दिए गए, और फिर 1988 में इसने रिपोर्ट दी अपनी। कमीशन डिड नॉट फेवर स्ट्रक्चरल चेंजेस एंड रिगार्डेड द एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट एंड प्रिंसिपल रिलेटिंग टू द इंस्टीट्यूशनल बेसिक साउंड। तो इसने क्या बोला भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट का कमीशन था, किसने बनाया इसको? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो नहीं चाहती ना कि उसकी पावर कम हो, तो कमीशन ने उसके हिसाब से रिपोर्ट दे दी। बोले भाई जो सिस्टम है आज की डेट में, जितनी पावर स्टेट को दी हुई, जितनी सेंटर को दी हुई, वो सही है, उसमें कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। बट इट एम्फेसाइज्ड ऑन द नीड फॉर चेंजेस इन द फंक्शनल और ऑपरेशनल एस्पेक्ट। लेकिन इसने बोला कि भाई जैसा उस सिस्टम को हम काम में ले रहे हैं ना, उस काम में लेने के तरीके को हमें बदलना होगा, फंक्शनल एस्पेक्ट को और ऑपरेशनल एस्पेक्ट को हमें थोड़ा सा बदलना होगा, ताकि दोनों के बीच में बढ़िया रिलेशन हो जाए। इट ऑब्जर्व दैट द फेडरलिज्म इज मोर फंक्शनल अरेंजमेंट फॉर कोऑपरेटिव एक्शन देन अ स्टैटिक इंस्टीट्यूशनल कंसेप्ट। तो बोला साहब फेडरलिज्म में क्या होता है, ये फंक्शनल अरेंजमेंट है। फेडरलिज्म लिख देने से फेडरलिज्म नहीं हो जाएगा, लेकिन हम अपनी क्रियाकलापों को अगर बदलेंगे, अगर हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार जैसे एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, जैसे एक दूसरे से संबंध रखते हैं, उसको बदलेंगे, खुद कोशिश करेंगे, तभी हम फेडरलिज्म को ढंग से अप्लाई कर पाएंगे। It outrightly rejected the demand for curtailing the power of the center and stated that the strong center is essential for safeguarding the national unity and integrity, which is being threatened by the फिसिस्पेरियस टेंडेंसीज इन द बॉडी पॉलिटिक। तो बोल रहा है कि भाई आउटराइटली का मतलब क्या होता है? आउटराइटली का मतलब भाई साहब एकदम साफ मना कर दिया कि ना भैया ना, सेंटर के पावर में तो कट करेंगे ही नहीं। सेंटर को तो पावरफुल बना के रखना जरूरी है, क्योंकि सेंटर पावरफुल रहेगा तभी पूरा का पूरा देश जुड़ा हुआ रहेगा। सेंटर एक बार कमजोर पड़ गया तो भैया सेंटर ऐसा धागा है जिसने सारे के सारे स्टेट्स के मोतियों को पिरो रखा है, उस धागे को अगर तुम तोड़ दोगे सारे मोती बिखर जाएंगे। टूट गई है माला मोती बिखर गए, 2 दिन रह कर साथ न जाने किधर गए। फिर ये गाना गाना पड़ जाएगा। इसलिए सेंटर को मजबूत रखना जरूरी है। तो सेंटर की तो बात पावर कट नहीं करेंगे, ऐसा बोला किसने? बोला सरकारी कमीशन ने। हाउएवर इट डिड नॉट equates strong center with centralization of power. It observed that the over centralization leads to blood pressure and at the center and anemia at the periphery. तो इसने बोला कि साहब सेंटर को मजबूत तो करो, बट सेंटर को मजबूत करने का मतलब ये नहीं होता कि तुम कमजोर कर दो स्टेट्स को, ना ना।
सेंटर मजबूत करने का मतलब सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नहीं होता, नो ब्रो नो। सेंटर मजबूत करने का मतलब होता है कि सेंटर को पावर ठीक ठाक देके रखो, लेकिन सारी पावर सेंटर को मत दे दो, स्टेट्स को भी पावर दो। तुम अगर पावरों का सेंट्रलाइजेशन कर दे तो इससे क्या होता है भाई साहब, सेंट्रल गवर्नमेंट का तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और जो स्टेट्स है वो बेचारी खून की कमी से एनीमिया हो जाता है उनको, है ना। तो बोले ये मत करो, दोनों में से पावर ठीक से बांटो, लेकिन सेंटर को मजबूत रखना चाहिए हमें। इसने 247 रिकमेंडेशन दी। हम पढ़ सकते हैं क्या इस जिंदगी में 247 रिकमेंडेशन? तुम बताओ मेरे को, तुम बताओ मेरे को। इस क्लास में मैं 247 रिकमेंडेशन एक एक लाइन में समझा रहा हूँ, 247 लाइनें में समझाऊंगा तो मेरे ख्याल से पूरे कोर्स में से 200 वीडियो तो इसकी बन जाएगी। तो भाई 247 नहीं पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है वही। तो चलो पढ़ते हैं इसकी रिकमेंडेशन को। A permanent interstate council called the Intergovernmental Council should be set up under Article 263। तो ये तो हमने देखा कि अधिकतर जो भी कमीशन रिपोर्ट ये वो जो भी बनाओ, उसने बोला कि भाई इंटर स्टेट काउंसिल आप बनाओ, है ना। तो आपको मालूम कभी नहीं भी आता, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है और उसमें कुछ याद नहीं भी आ रहा, तो ये तो चिपका ही आना है ना कि इंटर स्टेट काउंसिल बनाने के लिए उसने रिकमेंडेशन दी थी। आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल शुड बी यूज्ड वेरी स्पेयरिंगली इन एक्सट्रीम केसेस एट लास्ट रिजोर्ट व्हेन द अवेलेबल अल्टरनेटिव फेल। तो इन्होंने बोला कि साहब प्रेसिडेंट रूल जो लगाते हो ना आप स्टेट में और स्टेट गवर्नमेंट को बर्खास्त कर देते हो, उससे स्टेट गवर्नमेंट बहुत परेशान रहती है, तो आप वो मत करो। ऐसा ना कर मेरे यार, ना कर मेरे यार। तू ऐसा कर कि ये आर्टिकल 356 जो लगाया ना भाई, तो इसको बहुत कम चांस में लगाया, जब और कुछ करने को ना बचे तब लगाया कर, ऐसे मत लगाया कर, है ना। ऐसा रिकमेंडेशन दी इसने। द इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज शुड बी फर्दर स्ट्रेंथन्ड एंड सम मोर सच सर्विस शुड बी क्रिएटेड। ओ भाई साहब, मतलब राजमनार कमीशन हमने देखा था, उसने बोला कि भाई ऑल इंडिया सर्विस को आईएएस आईपीएस इनको हटाओ, है ना। हमने अकाली दल का रेजोल्यूशन देखा, उसने बोला कि आईएएस आईपीएस की सर्विस हटाओ। वेस्ट बंगाल वालों ने भी यही बोला, लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है कमीशन, तो ये क्या बोल रहा है, ऑल इंडिया सर्विस हटाना नहीं चाहिए, बल्कि ऑल इंडिया सर्विस को और मजबूत बनाओ, ऑल इंडिया सर्विस को और ज्यादा पावर दो, और भाई और ज्यादा ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करो। हमने एक चीज बहुत पहले पढ़ी थी, तुम्हें याद हो तो बता देना। ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करने के लिए किसके रिजोल्यूशन की जरूरत पड़ती है, किसकी अनुमति की जरूरत पड़ती है, कमेंट करके बताना, मैंने पढ़ाई थी पहले, याद हो तो किसी को। द रेजिडुअरी पावर ऑफ टैक्सेशन शुड कंटिन्यू टू रिमेन विद द पार्लियामेंट व्हाइल द अदर रेजिडुअरी पावर्स शुड बी प्लेस्ड इन द कॉन्करेंट लिस्ट। तो इन्होंने बोला कि साहब जो रेजिडुअरी पावर है ना, अवशिष्ट शक्तियां, वो सारी कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दो, मतलब स्टेट को मत दो, ना ही सेंटर को दो, कॉन्करेंट में डाल दो कि रेजिडुअरी पावर पे चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है और चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है। हाँ, टैक्स की जो रेजिडुअरी पावर है ना, टैक्स की किसी ऐसी चीज पे टैक्स लगाना जिसपे आज तक कोई टैक्स नहीं लगा, वो सेंटर को देकर रखो, बाकी सारी की सारी कॉन्करेंट में डाल दो। ऐसा किसने बोला? राजमनार कमीशन ने। When the president withholds his assent to the state bill, the reason should be communicated to the state government। हमने देखा था कि स्टेट गवर्नमेंट के जो बिल होते हैं वो गवर्नर कभी कभी प्रेसिडेंट को भेज देता है, और अगर प्रेसिडेंट ये बोल दे कि भाई मैं तो इस बिल को पास नहीं होने दूंगा, और फिर प्रेसिडेंट ये भी नहीं बताता क्यों नहीं होने दूंगा, बस वो मना कर दिया तो कर दिया। अब भाई किसी ने कुछ मना कर दिया, एक बार मैंने गूगल ने अकाउंट डिलीट कर दिया था, जीमेल का अकाउंट, और ऐसा बोला पॉलिसी वायलेशन किया आपने। मैंने उनको पूछ पूछ के मैं थक गया, मेरी बहुत सारी फोटो चली गई उसमें, 2500 से ज्यादा फोटो चली गई, है ना। मैंने पूछ पूछ के थक गया, भाई क्यों किया डिलीट, क्यों क्या बताओ, बोल पॉलिसी वायलेशन किया। अरे क्या किया था पॉलिसी में वायलेशन, वो नहीं बताया उन्होंने। तो इस तरीके से प्रेसिडेंट भी नहीं बताता, प्रेसिडेंट बोलता नहीं होगा भाई तुम्हारा बिल पास, तुम्हारा बिल में गलती है। उसको पूछोगे क्या गलती है, नहीं बताता। तो इसलिए इस कमीशन ने बोला कि भाई प्रेसिडेंट को ऐसे बोलो कि अगर बिल पास नहीं कर रहा है तो बताए तो सही क्यों नहीं कर रहा, है ना। ये बताना भी अच्छा है ना, लगता है ना, स्टेट को पता तो चले कि क्या गलती थी। The National Development Council should be renamed and reconstituted as National Economic and Development Council। तो ये बोला कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल नाम की काउंसिल थी, उसका नाम बदल दिया। तो कोई भारी रिकमेंडेशन थी नहीं, बकवास रिकमेंडेशन थी। जो जोनल काउंसिल शुड बी क्रिएटेड कंस्टिट्यूटेड afresh and reactivated to promote the spirit of federalism। तो जोनल काउंसिल हमने देखी थी, सेंट्रल जोनल काउंसिल, है ना, ईस्टर्न जोनल काउंसिल, सदर्न जोनल काउंसिल। ये जो काउंसिल थी जोन वाली काउंसिल, इसने बोला कि इनको दोबारा बनाओ भैया काउंसिल्स को, है ना, और इनको चालू करो। तुमने बना के रख दी, कोई आता नहीं है, कोई मीटिंग नहीं होती है, ऐसा थोड़ी चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो काउंसिल भी बनाओ, इनकी मीटिंगें भी करवाओ। द सेंटर शुड हैव पावर्स टू डिप्लॉय इट्स आर्म फोर्सेज इवन विदाउट द कंसेंट ऑफ स्टेट, हाउएवर इट इज डिजायरेबल दैट द स्टेट शुड बी कंसल्टेड। तो इसने बोला कि भाई साहब सेंट्रल गवर्नमेंट की जो फौज है ना, आर्म फोर्सेज, उनको स्टेट में डिप्लॉय करना था, उसके लिए स्टेट को पूछने की कोई जरूरत नहीं, जब सेंटर को मन में आया तब कर दो। लेकिन पूछ लोगे अगर स्टेट से तो ठीक रहेगा, तो तुम पूछ लिया करो कभी कभी, है ना। लेकिन जरूरत नहीं है, स्टेट मना करे तो भी कर सकते हो तुम, क्योंकि ये सेंटर को मजबूत रखना चाहते हैं। मैंने बताया ना, सेंटर वो धागा है जिसके आसपास में सारे स्टेट के मोती पिरे हुए हैं। अच्छा, द सेंटर शुड कंसल्ट द स्टेट्स बिफोर मेकिंग अ लॉ ऑन सब्जेक्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। तो एक कॉन्करेंट लिस्ट हमने देखी थी, एक तो होती है यूनियन लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट, एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है, स्टेट लिस्ट पे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है। कॉन्करेंट लिस्ट पे बोथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉज। तो इन्होंने बोला कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्करेंट लिस्ट पे कानून बना रही है तो उसको स्टेट से एक बार पूछ लेना चाहिए कि भाई हम इस पे कानून बना रहे हैं, तो मेरे कोई दिक्कत तो नहीं है ना। द प्रोसीजर ऑफ कंस्टिट्यूटिंग द चीफ मिनिस्टर, सॉरी क्या बोला मैं, कंस्टिट्यूटिंग गलती से बोल दिया, सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। द प्रोसीजर ऑफ कंसल्टिंग द चीफ मिनिस्टर इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर शुड बी प्रेस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। तो क्या होता है, स्टेट का गवर्नर प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है ना, प्रेसिडेंट के जो मन में आएगी उसको अपॉइंट कर सकता है।
लेकिन संविधान में तो ये लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट गवर्नर को अपॉइंट करेगा, बस इतना लिखा हुआ है संविधान में, इसके अलावा कुछ नहीं लिखा हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन में इट इज प्रेस्क्राइब दैट द गवर्नर विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नथिंग एल्स इज प्रेस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बट द प्रॉब्लम इज दैट यहाँ पे एक प्रथा चलती है, प्रथा का मतलब एक परिपाटी चलती है ना, क्या चलती है कि संविधान में तो कुछ नहीं लिखा हुआ कि बस प्रेसिडेंट कर देगा अपॉइंट, लेकिन प्रेसिडेंट क्या करता है कि जिस भी स्टेट का गवर्नर को अपॉइंट करता है तो वहां का जो चीफ मिनिस्टर है यानी सीएम है, मुख्यमंत्री है, उससे पूछ लेता है एक बार, भाई इसको कर रहे हैं हम, तुमको कोई दिक्कत है क्या, है दिक्कत है क्या कोई, बता देना है तो बता देना। अगर चीफ मिनिस्टर बोलता है हमको दिक्कत है भाई थोड़ी सी, तो प्रेसिडेंट उसकी बात मान भी ले ना भी माने, कुछ जरूरी नहीं है कि माने ही, है ना, लेकिन उसको कोई दिक्कत नहीं है तो उसको गवर्नर अपॉइंट कर देगा। पर ये बात जो है, ये बात संविधान में लिखी हुई नहीं है, ये बात कहीं भी नहीं लिखी हुई संविधान में। तो मतलब प्रेसिडेंट चीफ मिनिस्टर को पूछता है तो ये प्रेसिडेंट की मर्जी पे भाई साहब, और प्रेसिडेंट की कभी मर्जी ना हुई तो, हाँ, उसने नहीं पूछा तो चीफ मिनिस्टर को और हर किसी को अपॉइंट कर दिया, तो जिस आदमी से चीफ मिनिस्टर की बनती नहीं है उसको भी अपॉइंट कर दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना, फिर रिलेशन खराब होंगे। तो इसलिए इसने बोला कि भाई साहब एक काम करो, आप कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दो ना, क्या दिक्कत है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दो कि भाई चीफ मिनिस्टर को पूछेगा प्रेसिडेंट अपॉइंट करने से पहले। अभी आपने ये तो लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट गवर्नर को अपॉइंट करेगा, तो इसकी जगह ये लिख दो प्रेसिडेंट गवर्नर को अपॉइंट करेगा चीफ मिनिस्टर को पूछ के, बस फिर पूछना पड़ेगा, फिर मजबूरी हो जाएगी। जो भी चीज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई होती है वो करना मजबूरी हो जाती है किसकी, प्रेसिडेंट की, ठीक है। अच्छा ओके, तो भैया 11 नंबर का देखते हैं, द नेट प्रोसीड ऑफ द कॉर्पोरेशन टैक्स में बी मेड परमिसेबली शेयरेबल विद द स्टेट। तो बोले कॉर्पोरेशन जो टैक्स है ना ये शेयर नहीं करती सेंट्रल गवर्नमेंट, तो बोला कि कॉर्पोरेशन टैक्स भी भाई साहब शेयर करा दो तो इन स्टेट गवर्नमेंट को थोड़ा और पैसा मिल जाएगा। 12 नंबर में बोला कि द गवर्नर कैन नॉट डिसमिस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सो लॉन्ग एज इट कमांड्स मेजोरिटी इन द असेंबली। ये कमीशन क्यों बोला था इसने, अभी हमने देखा था कि संविधान में लिखा हुआ है कि स्टेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि स्टेट की जो राज्य की जो मंत्रिमंडल है वो गवर्नर की इच्छा तक काम करते हैं, गवर्नर की कभी इच्छा नहीं हुई और उन्होंने उसको हटा दिया तो वो हट जाएंगे। लेकिन आज की डेट में इसकी जरूरत है नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे फैसले दे दिए हैं कि जब तक राज्य सरकार बहुमत में होगी, है ना, until unless the state government commands majority in the assembly then the governor cannot remove the council of minister, तब गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को नहीं हटा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे चुके हैं। लेकिन इस कमीशन ने भी ये बोला था कि भाई गवर्नर तब तक ना हटाए इनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, मंत्रिमंडल को, जब तक कि उनके पास मेजोरिटी है। यानी मान लो किसी स्टेट में, जैसे आज की डेट में मान लो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है या फिर राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, ठीक है, और गवर्नर जो है वो हटाना चाहता है उसके मंत्रियों को, बोले हटाओ रे हटाओ, तो जब तक बीजेपी के पास मेजोरिटी है असेंबली में, है ना, राजस्थान में 200 सीट टोटल है, 200 सीट टोटल है, उसमें से 100 से ज्यादा जिसके पास है उसके पास मेजोरिटी होगी, तो जब तक बीजेपी के पास मेजोरिटी है तब तक वो उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को नहीं हटा सकता, ठीक है। ये रिकमेंडेशन दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी आजकल ये बात बोल दी है। द गवर्नर्स टर्म ऑफ 5 ईयर इन स्टेट शुड बी नॉट डिस्टर्ब्ड एक्सेप्ट फ्रॉम सम एक्सट्रीमली कंपेलिंग रीजन। तो बोला कि साहब गवर्नर को 5 साल के लिए आप अपॉइंट करते हो, अब ये लिखा हुआ है कि गवर्नर भी प्रेसिडेंट की जब तक इच्छा होगी तब तक गवर्नर बनकर रहेगा, तो पहले आप ऐसा मत करो, है ना, क्योंकि प्रेसिडेंट की जब भी इच्छा खत्म हो जाती है वो गवर्नर को हटा देता है। तो एक काम करो, गवर्नर को 5 साल का पूरा टाइम दो आप, है ना, गवर्नर को 5 साल पहले हम नहीं हटाएंगे, कोई एकदम ही गड़बड़ वाली बात हो जाएगी ना तभी हटाएंगे, नहीं तो नहीं हटाएंगे, गवर्नर आराम से 5 साल काम करो, ये आप इसको सिस्टम को सेट कर दो, है ना, ऐसा बोला। No commission of inquiry should be set up against the state minister unless a demand is made by the parliament। तो पहले क्या होता था कि स्टेट गवर्नमेंट में दूसरी पार्टी की सरकार होती ना, तो वैसे सेंटर में तो कांग्रेस पार्टी की सरकार होती थी अधिकतर, स्टेट गवर्नमेंट को दूसरी पार्टी की सरकार होती तो कांग्रेस वाले क्या करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती कि वो कोई कमीशन बना देती इंक्वायरी का उस मिनिस्टर के खिलाफ कि भाई इसने ये भ्रष्टाचार किया, इसकी इंक्वायरी करो। फिर उसको बुलाते उसको परेशान करते और उसको बहुत परेशान करते जब तक उनकी बात नहीं मानने लग जाता। फिर जब वो उनकी बात मानने लग जाता ना तब उनके खिलाफ इंक्वायरी कमीशन हटा दी जाते। तो इन्होंने बोला कि भाई जब तक पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन ना निकले कि कोई मिनिस्टर के खिलाफ या चीफ मिनिस्टर के खिलाफ इंक्वायरी कमीशन बैठाना है, तब तक सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से ना बैठा सके इंक्वायरी कमीशन, ऐसा भी कोई प्रोविजन कर दो आप ताकि वो परेशान ना कर सके दूसरी पार्टी के नेताओं को। 15 नंबर का बोला कि द सरचार्ज ऑन इनकम टैक्स शुड नॉट बी लेविड बाय द सेंटर एक्सेप्ट फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस एंड फॉर स्ट्रिक्टली लिमिटेड पर्पस। इनकम टैक्स जो होता है ना भाई साहब, इनकम टैक्स अगर आपने भरा होगा, नहीं भरा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बता देता हूँ, उस पर सरचार्ज भी लगता है ना। सरचार्ज का मतलब कि टैक्स के ऊपर टैक्स लेते हैं, वो इनकम टैक्स के ऊपर टैक्स और लेते हैं, उसको बोलते हैं सरचार्ज। वो सर के ऊपर चार्ज है, मैंने शायद एक क्लास में पहले बताया भी था सरचार्ज के बारे में, सब चीज़ों के बारे में मैंने एकदम डिटेल में बताया था, पिछली क्लास देखते आ रहे तो सब समझ में आता होगा। तो वो बोल रहा है कि सरचार्ज को नहीं लेना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि सरचार्ज की जो अमाउंट होती है वो स्टेट्स के साथ में बांटी नहीं जाती है। मैंने बताया था सरचार्ज और सेस ऐसी चेरी होती है टैक्स के केक के ऊपर लगी हुई, तुम्हें याद हो तो, कि जिसको पहले उठा के सेंट्रल गवर्नमेंट खा जाती है, उसमें से स्टेट गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिलता। तो इन्होंने बोला कि जिस चीज से स्टेट गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिलता वो मत लगाओ ना, तुम ऐसी चीजें लगाओ जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को भी हिस्सा मिले। तो बोला सरचार्ज मत लगाओ भैया, है ना, सरचार्ज बस कुछ विशेष परिस्थिति में लगाओ, ऐसे सरचार्ज वर्चार्ज लगाना बंद कर दो आप। 16 नंबर में बोला द प्रेजेंट डिवीजन ऑफ फंक्शन बिटवीन द फाइनेंस कमीशन एंड द प्लानिंग कमीशन इज रीजनेबल एंड शुड बी कंटिन्यूड।
तो बोला कि साहब फाइनेंस कमीशन, प्लानिंग कमीशन जो अलग अलग हमने बनाए हुए हैं, और बहुत सारे अभी हमने पिछली रिपोर्टें पढ़ी कई स्टेट गवर्नमेंट ने जो बनाई थी, उन्होंने बोला कि ये फाइनेंस कमीशन को आप, ये प्लानिंग कमीशन को बंद करो, ये प्लानिंग कमीशन बहुत नाटक करता है, इसको बंद करो। तो इसने बोला कि भाई उसको बंद करने की कोई जरूरत नहीं है, प्लानिंग कमीशन अपना बढ़िया काम कर रहा है, फाइनेंस कमीशन अपना बढ़िया काम कर रहा है। क्यों बोला इसने? क्योंकि प्लानिंग कमीशन किसने बनाया? नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया। और उसके बाद में अधिकतर कांग्रेस की सरकार ही थी सेंटर में, तो ये रिपोर्ट बनी तब भी कांग्रेस की सरकार थी। तो कांग्रेस के इतने बड़े नेता ने जो कमीशन बनाया उसको बंद होने देंगे क्या? नहीं। तो उन्होंने जो कमीशन बनाया है इंक्वायरी करने के लिए सेंटर स्टेट रिलेशन की, क्या वो कमीशन ऐसी रिपोर्ट देने की हिम्मत भी कर सकता है कि प्लानिंग कमीशन को बंद कर दो? भाई नहीं कर सकता। तो फिर उसने भी ये बोला कि नहीं, प्लानिंग कमीशन बहुत अच्छा है, उसको बंद नहीं करना। 17 नंबर का, द स्टेप्स शुड बी टेकन टू यूनिफॉर्मली इंप्लीमेंट द थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला इन इट्स ट्रू स्पिरिट। तो बोले कि साहब जो थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला है ना, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला का मतलब क्या है कि जो पढ़ाई होती है ना बच्चों की, उसमें तीन लैंग्वेज को इन्होंने बोला कि काम में लो आप। कौन सी? एक तो वहां की लोकल लैंग्वेज जहां भी बच्चा है, जैसे तमिलनाडु में तो तमिल लैंग्वेज काम में लो, राजस्थान में तो मारवाड़ी काम में लो, और हरियाणा में तो हरियाणी काम में लो, गुजरात में तो गुजराती काम में लो। एक तो वहां की लोकल लैंग्वेज उसको सिखाओ, दूसरी उसको इंग्लिश सिखाओ, इंग्लिश है ना, क्या सिखाओ? इंग्लिश। और तीसरी उसको हिंदी सिखाओ, है ना, ताकि इंग्लिश से तो वो पूरा का पूरा दूसरे देशों में जाए, वहां भी बात कर सके आराम से, कोई दिक्कत उसको ना हो, दूसरे देशों के लोगों के साथ भी वो चर्चा कर सके। हिंदी उसको सिखाओगे तो हिंदी भारत में लगभग लगभग 50-55% लोग बोलते हैं, तो सारे लोगों को हिंदी आएगी तो भारत में आराम से बातचीत कर सकेंगे लोग, तो उससे हमारा देश में जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़िया हो जाएगी। और उसके अलावा लोकल लैंग्वेज सिखाओगे तो अपनी जड़ों से भी वो जुड़ा हुआ रहेगा, और लोकल लैंग्वेज भी अस्तित्व उसका खत्म नहीं होगा। तो थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला इस तरीके से बनाया गया था। तो बोला कि इस फॉर्मूले को भाई तुम एकदम सही तरीके से इंप्लीमेंट करो, इस फॉर्मूले को एकदम बढ़िया तरीके से इंप्लीमेंट करो, और ये सबको सारे स्कूलों में लागू होना चाहिए। 18 नंबर में क्या बोला? नो ऑटोनॉमी फॉर रेडियो टेलीविजन बट डिसेंट्रलाइजेशन इन द ऑपरेशन। तो बोलते हैं साहब नो ऑटोनॉमी। हाँ, बोले कि साहब स्टेट गवर्नमेंट वाले क्या बोलते थे पहले कि जो ये रेडियो है, ये जो टेलीविजन है, इस पे सारा कब्जा कर रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। वो ही जो खबर पहुंचानी होती है टेलीविजन पे पहुंचाती है, जो खबर पहुंचानी होती है रेडियो पे वो पहुंचाती है, जो गाना सुनाना होता है वो सुनाती है। हाँ भाई, हम स्टेट गवर्नमेंट वालों को तो धर्मेंद्र का गाना सुनना है, वो हमें अमिताभ बच्चन का गाना सुनाते हैं। हमें कभी अमिताभ बच्चन का सुनना होता है, वो धर्मेंद्र का सुनाता है। भाई ये से कोई मतलब थोड़ी हुआ। और वो अपने हिसाब से खबरें प्रकाशित करवाते हैं, इससे उनको तो राजनीति में फायदा हो जाता है, उनको तो वोट ज्यादा मिल जाते हैं, लोगों को उनकी तो बातें समझ में आ जाती है। हम जो कर रहे हैं हमारी बात कोई पहुंचाता नहीं, क्योंकि कब्जा कर रखा है किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, टीवी पे और रेडियो पे। ऐसा बोलते थे स्टेट गवर्नमेंट वाले। लेकिन ये कमीशन जो है वो किसने बनाया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया। तो इस कमीशन ने बोला कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट का ही कब्जा रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट को नहीं मिलेंगे रेडियो टेलीविजन के अधिकार, लेकिन हम जो है इसके ऑपरेशन को डिसेंट्रलाइज करेंगे, यानी कि सारे के सारे कंट्रोल जो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है उसको स्टेट गवर्नमेंट को भी थोड़ा बहुत कंट्रोल हम दे देंगे। अच्छा, 19 नंबर का देखते हैं। नो चेंज इन द रोल ऑफ राज्यसभा एंड सेंट्रल पावर टू री ऑर्गेनाइज द स्टेट। स्टेट गवर्नमेंट ने एक चीज मांगी थी, हमने पिछली रिपोर्ट पढ़ी थी उसमें, कि भैया राज्यसभा को और पावर दो, राज्यसभा को और पावर दो, राज्यसभा को और पावरफुल बनाओ। और जो स्टेट का रिओर्गेनाइजेशन कर देती है ना सेंट्रल गवर्नमेंट, बिना स्टेट को पूछे जिस स्टेट में जो परिवर्तन करना हो वो कर देती है आराम से, तो बोलो उसको बंद करो, है ना, उसको बंद करो। स्टेट को पूछो पहले कि भाई तुमको तोड़ देगा, तुम्हारा नाम बदल देगा, तुम्हारे साथ दूसरी स्टेट को जोड़ देगा। जब स्टेट वाले हाँ बोले तभी करो। इसने बोला कि भाई ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, राज्यसभा की जो भी पावर है दे आर गुड इनफ, मोर इनफ, है ना, उससे ज़्यादा पावर देने की जरूरत नहीं है। और जो स्टेट और रीऑर्गेनाइजेशन सेंटर के पास में एक अधिकार है उसका, उसको बदलने की कोई जरूरत नहीं है। सेंटर वाले, स्टेट वाले ऐसे बोलेंगे, इनकी बातों पे ध्यान मत दो, इग्नोर दैम। द कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी शुड बी एक्टिवेटेड। एक होता है कमिश्नर, ये हम पढ़ेंगे, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। मतलब जो भाषाई आधार पे जो माइनॉरिटी वाले लोग हैं, यानी ऐसी भाषा बोलते हैं जो लोग, जो कि भाषा एकदम खत्म हो चुकी है, लगभग लगभग बहुत कम लोग भारत में उस भाषा को बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं हम लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। भाषाई आधार पे माइनॉरिटी का मतलब होता है माइनॉरिटी क्या बोलते हैं? अल्पसंख्यक, भाषाई अल्पसंख्यक, है ना। तो उनके लिए कमिश्नर बनाया जाता है। वो कमिश्नर क्या ध्यान रखता है कि जिनकी भी भाषा बहुत कम लोग बोलने वाले बच्चे हैं, तो उस भाषा को बचाना होगा, क्योंकि भाषा तभी तक चलेगी जब उसको बोलने वाले रहेंगे। बोलने वाले खत्म हुए तो वो भाषा ही खत्म हुई, तो वो भाषा खत्म नहीं हो जाए इसके लिए उसके लोगों को उस भाषा का विकास करने के लिए कुछ ना कुछ हमें प्रयास करने पड़ेंगे। तो उसके लिए कमिश्नर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी बनाने का प्रावधान किया हुआ है संविधान में, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो इसने बोला कि भाई वो कमिश्नर का प्रावधान तो है संविधान में, लेकिन वो काम नहीं करता ठीक से, तो आप उसको रीएक्टिवेट करो और उसके पास ढंग से काम करवाओ, ताकि हमारा जो काम जो एकदम एडजस्टमेंट से हो सके। अच्छा, The central government has implemented 180 out of 247 recommendation of the Sarkaria Commission. The most important is establishment of interstate council in 1990.
तो अभी तक जो भी कमीशन बन रहे थे, अभी तक जो भी मेमोरेंडम भेजे जा रहे थे सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी की कोई बात नहीं मान रही थी। लेकिन सरकारी कमीशन ऐसा पहला कमीशन था जिसकी कुछ बातों को सेंट्रल गवर्नमेंट ने मान लिया। क्या माना? 247 टोटल उसने रिकमेंडेशन दी थी। कितनी दी थी? 247। उसमें से 180 रिकमेंडेशन को किसने मान लिया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिकमेंडेशन मानी वो कौन सी थी? इंटर स्टेट काउंसिल को बनाना। तो इंटर स्टेट काउंसिल बना दी गई सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जहाँ पे सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर फैसले ले सकते थे, बातचीत कर सकते थे। चाय समोसे, हरी चटनी, लाल चटनी, उसके साथ में पाव भाजी, बड़ा पाव, पाव भाजी, रसमलाई, आहा, आइसक्रीम, चॉकलेट, मिल्क शेक, वनीला, सब कुछ खा सकते थे, आराम से बातचीत कर सकते थे ठंडी हवा में बैठ के। तो उससे उनके रिलेशन थोड़े सुधरते, नेता आपस में बातचीत करेंगे तो लड़ाई कभी भी लोगों के बीच में नहीं होती ना। लड़ाई कभी भी लोगों के बीच में नहीं होती। लड़ाई करवाते हैं नेता, वही भड़काते लोगों को, वही लड़वाते हैं आपस में, है ना। अलग अलग धर्मों के लोगों को भी उनके नेता ही लड़वाते हैं, है ना। चाहे वो नेता धार्मिक नेता हो, चाहे वो राजनीतिक नेता हो। लोग कभी भी नहीं लड़ना चाहते, लेकिन नेता लड़वा देते हैं। तो अगर नेताओं को साथ बिठा के चाय पानी समोसा खिला दोगे तुम, तो फिर नेता नहीं लड़वाएंगे, आपस में नहीं लड़ेंगे तो लोगों को भी नहीं लड़वाएंगे, और इस तरीके से काम हो जाएगा सेट। तो ये हमारा कमीशन हो गया पूरा। अब पुंछी कमीशन की हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मैंने बताया था पुंछी कमीशन की बहुत सारी रिकमेंडेशन है, बहुत सारी है भाई, इसमें टाइम लगेगा, है ना। तो पुंछी कमीशन हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा करेंगे। अलग से वीडियो बनाऊंगा पुंछी कमीशन के लिए। और उसके बाद पुंछी कमीशन जैसे पूरा होगा, देखो कितनी रिकमेंडेशन है भाई, बहुत ज्यादा है इसकी। तो पुंछी कमीशन जैसे पूरा होगा, हमारी जो ये सेंटर स्टेट रिलेशन की पूरा चैप्टर भी हो जाएगा पूरा। उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बहुत टाइम लगेगा इस चैप्टर में। ऊपर नंबर 1 लिखा हुआ है, उसको दबा के सब्सक्राइब कर सकते हो। उधर पूरी प्लेलिस्ट आ रही है जिसमें पॉलिटी की सारी वीडियो मिल जाएगी। नीचे भी सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, लाइक का भी बटन दिया हुआ है, दबा के देखो तो सही, मजा आता है। दबा के देखो ना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, गुड बाय, जय श्री राम, जय हिंद।